work and energy. Yes, work and energy. These two terms are very hectic to us. ये जो terms है हमारे लिए बहुत ही hectic है. वर्क करना और वर्क के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होना. बट इन द टर्म ऑफ साइंस द वर्क एंड एनर्जी आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम आवर थिंकिंग. जैसा हम वर्क और एनर्जी को समझते हैं या हम हमारी आम भाषा में जैसे वर्क और एनर्जी को मानते हैं कि वर्क क्या होता है और एनर्जी क्या होती है, साइंटिफिक टर्म्स के अकॉर्डिंग वो टोटली डिफरेंट है. जैसे आपने बहुत सारा होमवर्क किया स्कूल में, बहुत सारा एक जगह बैठे बैठे फर्स्ट पीरियड से लेके लास्ट पीरियड तक सारे सब्जेक्ट्स के टीचर्स ने हैंड राइटिंग वर्क करवाया. मतलब हाथ से लिख लिख के तुम तंग हो गए, पेन की रिफिल्स खत्म हो गई, कॉपियां भर गई फर्स्ट पीरियड से लास्ट पीरियड तक. और फिर आप घर जाके बोलोगे आज तो स्कूल में हमने बहुत सारा काम किया, वी हैव डन लॉट ऑफ वर्क सो वी आर टायर्ड नाउ. आप ऐसा बोलोगे. बट साइंस क्या कहेगा कि आपने तो कोई काम नहीं किया. क्यों? क्योंकि साइंस की लैंग्वेज में या साइंस के अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक फैक्ट्स, वर्क डन इज नॉट द राइटिंग अ लॉट ऑफ वर्क. वर्क डन इज नॉट द थिंग विच यू आर डूइंग और एनी एक्टिविटी यू आर डूइंग बाय स्टैंडिंग. जैसे आपके घर में भी मम्मा भी बोलती है कि आज तो पूरे घर में बहुत सारा काम है, मुझे बहुत सारा वर्क करना है कि ना कपड़े भी धोने हैं, क्लीनिंग किचन का काम है, हाउस क्लीनिंग है, बहुत सारे काम जो होते हैं वो करने हैं. और सुबह से लेकर शाम तक इतना सारा काम करके भी अगर आपको कोई कहे कि नहीं आपने कोई वर्क डन नहीं किया तो आएगा गुस्सा. बट नहीं, साइंस अकॉर्डिंग टू साइंस के हिसाब से वर्क डन कुछ और ही है. क्या है वर्क डन? जब वर्क डन तभी माना जाएगा जब किसी भी ऑब्जेक्ट पर या किसी भी चीज पर आपने फोर्स अप्लाई किया. तो सबसे पहले वर्क डन के लिए जो सबसे पहली टर्म जो रिक्वायरमेंट है, कंडीशन जो रिक्वायर है वो क्या है? फोर्स. फोर्स इज रिक्वायर्ड फर्स्ट. सेकंड कि आपने एक दीवार पर बहुत सारा फोर्स लगाया और वो दीवार नहीं हिलने वाली. ठीक है, फोर्स तो अप्लाइड हुआ, आप टायर्ड भी होगे, थकोगे भी, आपकी स्वेटिंग होगी, पसीने आ जाएंगे, बट वर्क डन नहीं माना जाएगा क्योंकि वहां पे फोर्स अप्लाई हुआ और वॉल जो है वो उसी जगह है, एज इट इज है, मूव नहीं हुई. सो दैट इज नॉट वर्क. एक कंडीशन और है कि एक टेबल है, उसको एक पर्सन ने इधर से पकड़ा हुआ है, दूसरे ने इधर से पकड़ा हुआ है, और दोनों एक दूसरे की तरफ अगर टेबल को फोर्स कर रहे हैं तो भी वो दोनों टायर होंगे, उनकी एनर्जी जाएगी. बट क्या टेबल हिलेगी? अगर इक्वल अमाउंट से उन्होंने फोर्स लगाया हुआ है तो वो टेबल नहीं हिलेगी. सो दैट इज ऑल्सो नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू साइंस. सो अनदर फर्स्ट थिंग फॉर वर्क इज फोर्स. फर्स्ट थिंग वी रिक्वायर फॉर वर्क डन. मतलब वर्क डन अगर हो, कब वर्क डन माना जाएगा? कब आपने बहुत सारा काम किया है माना जाएगा. बहुत सारे होमवर्क कर लिया, बहुत सारे लेसन याद कर लिए, एग्जाम से एक दिन पहले सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया सुबह से लेके रात तक बैठ के, तो भी आपका जो वर्क डन है वो नहीं कैलकुलेट होगा. उसको साइंस बोलेगी ये वर्क नहीं था, तो गुस्सा आएगा. फिर वर्क डन होता क्या है? वर्क डन में एक तो आपने फोर्स अप्लाई किया, दूसरी फोर्स शुड बी अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई होना चाहिए. सेकेंड थिंग, देयर शुड बी डिस्प्लेसमेंट. देयर शुड बी डिस्प्लेसमेंट. ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए ऑफ ऑब्जेक्ट जिसपे फोर्स अप्लाई किया गया. ऑब्जेक्ट ऑन विच फोर्स इज अप्लाइड, जिसपे फोर्स अप्लाई किया गया हो. ठीक है, तो फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट. और ऑब्जेक्ट जब भी आपने एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, दिस इज ऑब्जेक्ट एंड फोर्स इज अप्लाइड इन दिस डायरेक्शन. तो जब ऑब्जेक्ट इस तरफ अप्लाई किया गया और ऑब्जेक्ट का मूवमेंट इधर हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो अपनी जगह से हिल गया, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे चला गया, ऑब्जेक्ट की पोजीशन बी हो गई.
तो दैट मीन्स वर्क डन, वर्क इज डन हेयर। इफ, तो हम लिख लेते हैं पहले कि साइंस के अकॉर्डिंग वर्क डन की डेफिनेशन क्या होती है, जनरली व्हेन वर्क इज काउंट। सो लेट्स राइट। So two conditions must be satisfied for mechanical work to be done. दो conditions हैं जो कि satisfy होनी चाहिए जब हम मानेंगे कि mechanical work हुआ है। वो दो conditions क्या हैं? Force should be applied or there should be a force act on an object, applied on an object, किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन इज द ऑब्जेक्ट शुड अंडरगो सम डिस्प्लेसमेंट, ऑब्जेक्ट शुड अंडरगो सम डिस्प्लेसमेंट, और कौन से डायरेक्शन में होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट along the direction of applied, force applied, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड किया गया है उसके अपोजिट, या फिर फोर्स भी कई तरीके से अप्लाई की जाती है। इसमें हम कई सारी कंडीशन आएगी कि फोर्स अपवर्ड था, डायरेक्शन क्या, मूवमेंट, जिधर डिस्प्लेसमेंट हुआ है उस डायरेक्शन में ही फोर्स एक्ट हुआ क्या, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले फोर्स अप्लाइड हुआ और ऑब्जेक्ट मूव कर गया अपनी जगह से, डिस्प्लेस हो गया, ए पोजीशन से बी पोजीशन पे पहुंच गया, तो हम मानेंगे कि यहाँ पे फोर्स हुआ है। सो डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। ठीक है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। So work done by a constant force, work done by a constant force क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, दिस इज ऑब्जेक्ट। हमने पढ़ लिया कि वर्क डन तभी होगा जब किसी उस ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स अप्लाई करा जाएगा, एक फोर्स डाला जाएगा। यहाँ पे F फोर्स लगाया गया, ऑब्जेक्ट की पोजीशन A, ऑब्जेक्ट की पोजीशन थी ये, फिर ऑब्जेक्ट जो है फोर्स की वजह से मूव करके यहाँ पहुंच गया, ठीक है, डायरेक्शन था ये फोर्स का, तो कौन सी पोजीशन पे पहुंच गया, बी पोजीशन पे पहुंच गया। अब इस ऑब्जेक्ट ने यहाँ तक जाने तक कितने डिस्टेंस कवर किया, सपोज यहाँ से लेके जो डिस्प्लेसमेंट हुआ था, यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट, या फिर जिसे हम आम भाषा में दूरी तय करी, डिस्टेंस भी कहते हैं ना, कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है कि डिस्टेंस तो यहाँ से यहाँ तक आपने ट्रेवल किया, जितनी दूरी, लंबाई, लंबी यात्रा करी, वो डिस्टेंस होगा, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक यहाँ वापस आ गए तो भी ये डिस्टेंस है, बट ये डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, ठीक है, दिस इज नॉट डिस्प्लेसमेंट। अगर आप यहाँ से चलते हो, ए पोजीशन से चलकर 100 किलोमीटर या 100 मीटर, कितना भी मीटर चल के वापस ए पॉइंट पे आके रुकते हो, तो आपका कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। हाँ, आपने डिस्टेंस जरूर ट्रेवल किया, और डिस्प्लेसमेंट के लिए ए पोजीशन से चलकर आपको कहीं ना कहीं, चाहे तो यहाँ ही पहुंचना हो, आपने कितना डिस्टेंस किया, तो फिर भी आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऐसे कैलकुलेट होगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हमें डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है इसमें पढ़ने के लिए। वर्क डन है, ग्रेविटेशन चैप्टर है, ये सारों के लिए हमें ये जो टर्म्स हैं, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, वेलोसिटी और स्पीड में क्या अंतर है, ये तो अभी तो डिस्प्लेसमेंट s है, तो चलो हम मानते हैं कि यहाँ पे फोर्स F अप्लाइड किया गया ऑन ऑब्जेक्ट, फोर्स अप्लाइड on object is F initially, and the object moves or get displaced. We can say get displaced
फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, एक पोजीशन से दूसरी जगह, पोजीशन टू अनदर पोजीशन, ठीक है। एक वन पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन ए थी, दूसरी पोजीशन वो बी पॉइंट पर पहुंच गया, तो हम क्या बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट गेट डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, सो इट कवर्ड डिस्टेंस कवर्ड या फिर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, सो लेट एस बी द डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स की जो डिस्टेंस कवर है वो s है, ठीक। अब इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पर पहुंचने तक जो डिस्टेंस कवर किया वो s है और फोर्स अप्लाइड किया वो F है। सो इन टर्म ऑफ दिस केस, इन दिस केस व्हाट विल बी वर्क डन, वर्क डन को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, सो वी कैन डिफाइन वर्क डन दैट work done is product of force applied and displacement takes place, जितना जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो वर्क डन को हम W से इज इक्वल टू फोर्स F इंटू एस, सो ये हमको याद रखना है, फोर्स अप्लाइड मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल s से हम डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं, फोर्स यहाँ पे F है और ये वर्क डन हो गया, ठीक है। वर्क डन जो है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, वर्क डन जो है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। सो नाउ SI यूनिट ऑफ वर्क डन, SI यूनिट ऑफ वर्क डन के लिए हमें लिखना होगा SI यूनिट ऑफ वर्क इज जूल, वी नो वर्क की जो SI यूनिट है वो जूल है, और वर्क इज सेड टू बी 1 जूल व्हेन द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, वी नो दैट यूनिट SI यूनिट ऑफ फोर्स, क्योंकि हमने ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ लिया, फोर्स इज न्यूटन, न्यूटन है, ठीक है, और जिसको n से डिनोट करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वर्क डन जो है, वर्क डन इज सेड टू बी 1 जूल, 1 जूल वर्क होगा जब 1 न्यूटन फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लगाया जाएगा, और उस ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन फोर्स लगाने पर वो ऑब्जेक्ट 1 मीटर तक डिस्टेंस को कवर करे, डिस्प्लेस हो जाए 1 मीटर। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे 1 न्यूटन फोर्स लगाया गया, तो ये ऑब्जेक्ट 1 मीटर की दूरी पर खिसक गया, तो यहाँ पे कितना जूल वर्क होगा, 1 जूल। तो इसको हम लिख सकते हैं यूनिट के लिए कि जैसे वर्क, ठीक है, W वर्क डन इज इक्वल टू, हमें फॉर्मूला क्या याद किया है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, मैं पूरा लिख देती हूँ, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अब फोर्स की यूनिट 1 न्यूटन, कभी भी हमें यूनिट निकालनी है तो हम फार्मूले से यूनिट उसकी, अगर हमें एक ये यूनिट याद ना आए तो आप दूसरी यूनिट लिख सकते हो, 1 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर इज इक्वल टू, इसको हम कहते हैं 1 न्यूटन मीटर, और आप इसे जूल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो दिस वाज SI यूनिट ऑफ वर्क। नाउ वर्क डन जो है वो डिपेंड, वर्क जो है वो किस पर डिपेंड करता है, इसके लिए कि हमें पढ़ना होगा कि वर्क डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स लाइक द मैग्नीट्यूड, वर्क डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स, कितना अमाउंट में फोर्स अप्लाई किया गया है, दूसरा डिस्प्लेसमेंट, उस फोर्स के अप्लाई करने पर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो ये तो दो मेन फैक्ट है इनकी, क्योंकि वर्क जो फार्मूला F इंटू एस है, तो F और S पे तो डिपेंड करेगा वर्क। दूसरी चीज कि एक बात याद रखने की फोर्स पे डिपेंड करेगा, फिर डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगा, और तीसरी है कि
अगर फोर्स जो है अप्लाइड किया गया, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एंड ऑब्जेक्ट मूव्स along the direction of force applied. फोर्स अप्लाइड करने पर, कोई भी फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई किया गया और ऑब्जेक्ट इस तरफ फोर्स अप्लाई किया गया तो ऑब्जेक्ट भी इधर ही मूव कर गया, तो फिर फोर्स कहा जाएगा वर्क इज पॉजिटिव। ठीक है, वर्क डन इज सेड टू बी पॉजिटिव। इससे क्या है कि वर्क जो है वो पॉजिटिव होगा। दूसरी कंडीशन, व्हेन फोर्स is applied and object moves in opposite direction of the force applied. ऑब्जेक्ट जो है वो फोर्स, जिधर हम फोर्स अप्लाई करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर ऑब्जेक्ट मूव करता है तो वर्क इज सेड टू बी नेगेटिव व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स in opposite direction of force applied force. सेकेंड, जब ये फोर्स राइट एंगल पे अप्लाई होगा, राइट एंगल पे, व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एट राइट एंगल, तो कोई वर्क डन नहीं होगा। अगर आप कोई बैग थैला लेके खड़े हो, ऐसे बहुत हैवी सूटकेस और लगेज लेके खड़े हो, तो आपने वहां पे कोई वर्क नहीं आप कर रहे हो जब तक आप उस फोर्स को लेकर, उस लोड को लेके आप चलते नहीं हो। तो राइट एंगल पे जब फोर्स अप्लाइड होता है तो जीरो वर्क, इन दैट केस जीरो वर्क। एग्जाम्पल्स में हम ले सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि कोई जो ऑब्जेक्ट है, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है हम ऊपर से नीचे की तरफ उठाते हैं, ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये जमीन पर रखा हो तो अब मैं इसे ऊपर उठा रही हूँ, तो ऐसे ऊपर उठाते वक्त जो फोर्स लगा है वो उसका डायरेक्शन क्या है, फोर्स का जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। सो व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज लिफ्टेड अप, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम जब ऊपर उठाते हैं तो उस पे फोर्स का डायरेक्शन अपवर्ड होता है, ऊपर की तरफ होता है, मतलब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। अब इसके आगे हमें क्या लिखना है कि जब फोर्स अप्लाई अपवर्ड करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो फोर्स जो अप्लाई किया गया उसी डायरेक्शन में हुआ। किसी सामान को ऊपर उठाने के लिए आपने फोर्स लगाया, अर्थ के अगेंस्ट, ग्रेविटी के अगेंस्ट आपने फोर्स लगाया और सामान ऊपर उठा, तो वो एक जगह से, ये सामान जो है ए पोजीशन से, यहाँ पे ये अर्थ है, तो बी पोजीशन पे गया। फोर्स का डायरेक्शन क्या था, ये था, और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी यही था, डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ हुआ, यहां से हो गया, तो यहां पे वर्क डन जो है कहा जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, वहीं अर्थ भी एक फोर्स लगा रही है। कौन सा फोर्स लगाती है अर्थ? ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है। तो ग्रेविटी के अगेंस्ट हम इसे उठा रहे हैं और ग्रेविटी इसे अपनी तरफ खींच रही है, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट इसका, ऑब्जेक्ट का जो फोर्स आप कोई भी ऊपर उठाते हो तो ग्रेविटी के अगेंस्ट कैसा वर्क डन माना जाएगा? अगेंस्ट ग्रेविटी जो होगा इस ऑब्जेक्ट का वर्क डन, वो अगेंस्ट ग्रेविटी के लिए हम कहेंगे नेगेटिव। यानी कि when we lift any object in upward direction and or we apply a force on an object and lift it upward direction, the force act in upward direction, force जो है ऊपर की तरफ लगेगा और डिस्प्लेसमेंट भी फोर्स अप्लाइड जिधर करा गया उधर ही हो रहा है, यानी कि वर्क डन पॉजिटिव हुआ है। बट अर्थ के ग्रेविटी के अगेंस्ट हमने ऑब्जेक्ट को उठाया तो वहां पे ग्रेविटी के अगेंस्ट जो फोर्स है वो नेगेटिव होगा। सेकेंड एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल इज
When a coolie with luggage on his head moves horizontally or in horizontal direction of on a railway platform, किसी भी रेलवे प्लेटफॉर्म पर आपने किसी भी पॉटर को या जिसे हम कुली भी कहते हैं, वो सामान को सिर के ऊपर रखकर अगर किसी रास्ते में जा रहा है तो उसके द्वारा उस लगेज के अगेंस्ट या फिर वो जो लगेज का वेट है उसके अगेंस्ट जो वर्क डन है वो 0 होगा। A coolie with luggage on his head moves in a horizontal direction of an railway platform. The work done by coolie against the weight of the luggage will be 0. ये एक बात है। दूसरी कि जब पॉजिटिव वर्क डन होता है, when the work done is positive, after applying force on an object, the speed of that object on which force is applied will increase. जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया जाएगा और ऑब्जेक्ट जो है वो फोर्स के अलोंग द डायरेक्शन, फोर्स के डायरेक्शन में ही अगर डिस्प्लेस कर जाता है, जिसको हम पॉजिटिव वर्क डन कहते हैं, तो वो जो है वो उसकी स्पीड को इंक्रीज करेगा। वहीं अनलाइक व्हेन फोर्स इज नेगेटिव, वर्क डन इज नेगेटिव। वर्क डन कब नेगेटिव होता है? जब फोर्स अप्लाई किया जाए अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट हो, तब फोर्स जिधर अप्लाई किया गया उसके अपोजिट डायरेक्शन में जब डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क डन नेगेटिव होता है। और ये क्या करता है? ऑब्जेक्ट की स्पीड को डिक्रीज कर देता है, डिक्रीजेस स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, एक और बात, कब 0 कब होगा वर्क डन? जब फोर्स जो है अप्लाई किया गया और वर्क डन 0 होगा जब ऑब्जेक्ट जो है वो मूव ही नहीं करा, उसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। और अगर डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ, वो 0 है डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स जो है वो भी काम का, फोर्स को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो W इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो वर्क डन जो है वो 0 माना जाएगा। ठीक है। अब एनर्जी, एनर्जी मतलब जिसे हम ताकत कहते हैं, हमारी ताकत खत्म हो गई, एनर्जी खत्म हो गई, एनर्जी गेन करनी है। सो व्हाट इज एनर्जी? वी नो एनर्जी इज एबिलिटी, और ज्यादा थोड़ा डिफिकल्ट बनाए तो कैपेबिलिटी टू डू वर्क, एबिलिटी टू डू, एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। किसी काम को करने की कैपेबिलिटी होना, क्षमता होना, वो क्या कहलाता है? वो है एनर्जी। कोई भी हैमर है, एक हथौड़ा है हैमर, वो जब किसी कील को या किसी नेल को हम किसी वुडन डोर पे रखें और हैमर से उस पे एक वार करें या हैमर से प्रेशर एक्सर्ट करें, फोर्स एक्सर्ट करें, तो क्या होगा? जो नेल जो है वो दीवार में या दरवाजे में एंटर करेगी और उसमें गड़ जाएगी, हम गाड़ सकते हैं ऐसे। तो क्या हुआ? यहाँ पे जो हैमर था उसमें एनर्जी थी और उस वजह से उसने नेल पर फोर्स एक्सर्ट किया, और जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट किया, हैमर की एनर्जी जो थी वो नेल में ट्रांसफर हो गई और नेल ने भी वही काम किया, उसी डायरेक्शन में गई जिस डायरेक्शन में हैमर ने उसे एक्सर्ट किया। तो सिंपली एनर्जी इज द एबिलिटी और कैपेबिलिटी टू डू वर्क ऑफ एनी ऑब्जेक्ट आफ्टर एक्सर्टिंग एनी फोर्स। ना हाउ डज एन ऑब्जेक्ट विथ एनर्जी डू वर्क? कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो जिसमें एनर्जी हो, वो काम कैसे करता है? हो सकता है वो कैसे काम करेगा कि वो जो ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें एनर्जी हो वो फोर्स एक्सर्ट करेगा। ये ऑब्जेक्ट जो अपनी एनर्जी को दूसरे ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्सर्ट कर सकता है, तो इसकी एनर्जी जो है वो इसमें ट्रांसफर हो जाएगी, और ट्रांसफर होने की वजह से जो काम ये ऑब्जेक्ट कर रहा था वही काम ये ऑब्जेक्ट करने लग जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। सो वन ऑब्जेक्ट कैन एक्सर्ट प्रेशर इफ इट हैव एनर्जी, उसमें ताकत होगी, एनर्जी होगी, तो दूसरे ऑब्जेक्ट जो है उसमें वो एनर्जी ट्रांसफर करेगा और उससे सेम वर्क जो पहला ऑब्जेक्ट कर रहा था वही दूसरा ऑब्जेक्ट करने लग जाएगा। नाउ ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी, तो 1 जूल ऑफ एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क। हमने एनर्जी की डेफिनेशन में क्या पढ़ा कि एनर्जी क्या होती है?
एबिलिटी और कैपेबिलिटी टू डू वर्क, किसी काम को करने की एबिलिटी, क्षमता। तो क्षमता जो है, अगर किसी काम को, वर्क को करने के लिए जो एनर्जी चाहिए या जो कैपेबिलिटी चाहिए वो अगर एनर्जी है, तो वर्क और जो एनर्जी है उनकी जो यूनिट है वो सेम होती है। इसीलिए क्योंकि हम कहते हैं ना कि 1 जूल ऑफ एनर्जी इज द एनर्जी। 1 जूल एनर्जी क्या होती है? 1 जूल वर्क को करने के लिए जो चाहिए होती है वो। तो 1 जूल इक्वल, तो वर्क और एनर्जी की यूनिट भी इक्वल। तो लार्जर यूनिट ऑफ एनर्जी इज 1 किलो जूल। किलो के लिए हम 1000 जूल, भाई किलो के लिए क्या होता है? हमेशा 1000 ही तो होता है, चाहे वो मीटर हो, लीटर हो, ठीक है, तो ग्राम हो। तो 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1 किलो 1000 जूल, और ये तो सिंपल कैलकुलेशन है। अब फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी होती है, थर्मल एनर्जी होती है, हीट से जो जनरेट होती है एनर्जी, लाइट एनर्जी प्रकाश, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ी, न्यूक्लियर से, और सोलर एनर्जी सन से अवेलेबल होने वाली। और वहीं मैकेनिकल एनर्जी को हम क्लासिफाई करते हैं 2 और कैटेगरीज में, जो कि हम इस चैप्टर में हमारे 9th क्लास के वर्क एंड एनर्जी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। वो है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सो लेट्स स्टार्ट, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी।